ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर 19 लाइंस एंड एंगल्स। तो आज के क्लास में हम लोग लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट अस सी ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले हम इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, पहले उन सब टर्म्स को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो हियर द फर्स्ट टर्म इज पॉइंट। हमारा जो पहला टर्म यहाँ पे है पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं कि पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज अ पॉइंट। तो स्टूडेंट, पॉइंट रिप्रेजेंट अ लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन यू कैन से। यानी पॉइंट होता क्या है, पॉइंट रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट लोकेशन विच इज मेड बाई एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और शॉर्प टिप ऑफ पेंसिल। यानी पॉइंट हमें किसी एक एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है जो किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के द्वारा या शॉर्प टिप ऑफ पेंसिल से बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है हमारा पेन ना, तो हमने यहाँ पे ऐसे टिक कर दिया तो दैट इज अ पॉइंट। ऐसे हमने यहाँ पे टिक कर दिया, मान लेते हैं पेंसिल है तो हमने यहाँ टिक कर दिया, क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। तो हमने आपको बताया कि जो पॉइंट होता है इट रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट लोकेशन, यानी ये हमें किसी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पॉइंट है, इसको हमने नेम दे दिया ए, यहाँ पे पॉइंट है इसको हमने नेम दे दिया बी, तो यहाँ पे हमने सी नेम दे दिया, यहाँ डी है, ये मान लेते हैं ई है, ये एफ है, ये जी है। हाँ, तो व्हाट आर यू सेइंग हियर, हियर यू आर सेइंग दैट ईच पॉइंट हैज अ एग्जैक्ट लोकेशन। यानी सभी का जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट मतलब फिक्स है। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है तो हर जगह पॉइंट ए नहीं हो सकता, यहाँ पॉइंट बी है तो हर जगह पॉइंट बी नहीं हो सकता। मतलब ए का पॉइंट लोकेशन फिक्स है, पॉइंट बी का लोकेशन फिक्स है, पॉइंट सी का लोकेशन फिक्स है। ऐसे एफ का जो लोकेशन है या प्लेस है वो फिक्स है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं पॉइंट टेल्स अस अबाउट एन एग्जैक्ट लोकेशन। यानी पॉइंट हमें किसी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। एंड अ पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल अल्फ़ाबेट। यानी हम पॉइंट को हमेशा ऐसे कैपिटल अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, तो ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, इस तरह से हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। हाँ, यानी पॉइंट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट होता क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होता है। तो स्टूडेंट, व्हेन वी आर गिवन एनी टू पॉइंट लाइक दिस ए एंड बी, हमारे पास ऐसे कभी अगर दो पॉइंट ए और बी दिया है एंड वी प्रोड्यूस ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, और हम फिर इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करके दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली अनंत तक यदि प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो इफ़ वी प्रोड्यूस ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन देन वी गेट अ लाइन। यानी अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इसे दोनों साइड में ऐसे एंडलेसली अनंत तक प्रोड्यूस करें तो वी गेट अ लाइन। तो इससे जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ ए और बी दो पॉइंट है, इसको हमने ज्वाइन करके दोनों साइड में ऐसे प्रोड्यूस किया। तब दोनों साइड में जब प्रोड्यूस करेंगे तो हम दोनों साइड में ऐसे एरो लगाएंगे। हाँ, ये एरो इंडिकेट करता है कि इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, कि हम इसे दोनों डायरेक्शन में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे लाइन। हाँ, बिकॉज इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन, क्योंकि हम इसको दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसे हम लाइन बोलेंगे। अब एक जो लाइन होता है, इट इज ऑलवेज, अ लाइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डबल हेडेड एरो एबव द नेम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन। यानी इस लाइन के ऊपर ऐसे हम डबल हेडेड, जैसे ये पॉइंट ए और बी है तो पॉइंट ए और बी लिख करके हम इसके ऊपर ऐसे दोनों साइड में एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इट टेल्स अस दैट इट इज अ लाइन। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो दिया गया ये लाइन है, इसको हम दोनों डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, अ लाइन हैज़ नो फिक्स लेंथ। यानी जो लाइन होता है इसका लेंथ फिक्स नहीं होता, इट इज़ नॉट डिफिनिट। ये डिफिनिट नहीं है, क्यों, बिकॉज इट कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, क्योंकि इसको हम ऐसे दोनों दिशा में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं ये फिक्स नहीं है। जब ये नहीं फिक्स है तो इसका लेंथ भी फिक्स नहीं होता, यानी इसका लेंथ डिफिनिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट टर्म से आता है लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट, व्हेन वी ज्वाइन
एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब हम किसी दो पॉइंट को या दो अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो दिस ज्वाइनिंग लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ए है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट बी है, तो हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। हाँ, ऐसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट P मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, तो हमने PQ को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। हाँ, अब आपको ये ध्यान में रखना है, अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स लेंथ एंड ए डिफिनिट लेंथ। यानी जो लाइन सेगमेंट होता है इसका लेंथ डिफिनिट होता है। क्यों डिफिनिट होता है, क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है या दो फिक्स पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो जब दो फिक्स पॉइंट के बीच को का ये डिस्टेंस है या दो फिक्स पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहा है तो क्लियर है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो जब इसको मेजर कर लेंगे तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से लाइन सेगमेंट का लेंथ डिफिनिट होता है। और एक लाइन सेगमेंट हमेशा उसके पॉइंट के ऊपर ऐसे बार लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो ए बी लिख करके इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, यानी ये लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ा जाएगा। ऐसे ये पी क्यू है तो पी क्यू के ऊपर ऐसे एक लाइन छोटी सी खींचेंगे, इसको हम बार बोलते हैं। तो इस तरह से ये लाइन सेगमेंट पी क्यू हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है रे। तो रे क्या होता है, तो स्टूडेंट, और रे हैज वन एंड पॉइंट, यानी इसमें ऐसे एक एंड पॉइंट या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या एक वन इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, फ्रॉम विच इट ओरिजिनेट, जहाँ से रे निकलता है, एंड इट गोज इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, और फिर ये ऐसे एक ही दिशा में अनंत तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं पॉइंट ओ है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, तो हम इसको बोलेंगे रे ओ ए। और रे के ऊपर ऐसे सिंगल हेडेड एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये एरो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो हम इसको लिखेंगे रे ओ बी। क्या लिखेंगे, रे ओ बी। अब हमने बताया इसमें एक एंड पॉइंट होता है या एक इनिशियल पॉइंट होता है या वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये जहाँ से निकलेगा बस एक ही डायरेक्शन में अनंत तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अनंत तक प्रोड्यूस करते हैं मतलब इसको ऐसे कहीं तक भी आगे तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है जैसा कि लाइन का होता है। लाइन का भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, यानी डिफिनिट नहीं होता। रे का भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, केवल लाइन सेगमेंट का लेंथ डिफिनिट होता है, क्योंकि वो दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टर्म है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, तो टू सच लाइन, यानी दो ऐसे लाइन विच मीट ईच अदर एट अ पॉइंट, जो एक दूसरे से किसी पॉइंट पर मिले, यानी दो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करें, तो हम उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे ये मान लेते हैं लाइन ए बी है और ये मान लेते हैं लाइन सी डी है, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, यानी दोनों लाइन एक दूसरे से यहाँ मिल रहे हैं, वो पॉइंट पे मान लेते हैं, तो हम ए बी और सी डी को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। हाँ, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हमारा पी क्यू है और यहाँ से हमने एक दूसरा लाइन ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए ये एल एम है, तो ये पी क्यू और एल एम दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो हम इन दोनों को यानी पी क्यू और एल एम को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट टू सच लाइन, यानी दो ऐसे लाइन, हाँ, विच आर एट राइट एंगल विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हो, मतलब जो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। मतलब हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन भी इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो हम इनको इंटरसेक्टिंग तो कह सकते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच, हाँ, इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो आप इन्हें परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, लेकिन अगर 90 का एंगल नहीं बन रहा है तो आप उसे सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं। वेल ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हम लोग देखते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, यानी जब ऐसे 3, हाँ, या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर ऐसे स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, तो हम इन तीनों पॉइंट को, या इससे ज़्यादा भी हो सकता, मान लीजिए यहाँ डी है
4 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया, 1000 पॉइंट हो गया। मतलब अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे कम से कम 3 और अधिकतम 3 से कुछ भी हो सकता है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो हम उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ऐसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक लाइन है, हमने यहाँ पॉइंट पी रख दिया, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यस है, टी है, तो हम इन सबको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अब इसमें जो दूसरा आता है वो होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? तो स्टूडेंट व्हेन 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, यानी जब ऐसे 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे ना हो तो हम उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये देख लीजिए एक लाइन पे केवल 2 ही पॉइंट आया। फिर ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे भी इस लाइन पे भी सी और बी केवल 2 ही पॉइंट आ रहा ना, यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आ रहे बल्कि 2 अलग अलग लाइन पे आ गए। अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो इस तरह इसको ज्वाइन करने पे भी इस लाइन पे आपको केवल 2 ही पॉइंट मिल रहा है, ए और सी। तो अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं आएंगे, हाँ तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर एंगल्स। अब हम लोग देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट यू कैन से दैट व्हेन 2 रेज इनिशिएट या फिर ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, यानी जब 2 रेज, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक रे ओ ए है और एक रे ओ बी है, तो जब 2 रेज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकलते हैं, हाँ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकलते हैं, हम कह सकते हैं 2 रेज का एक ही एंड पॉइंट होता है, तो इनके बीच ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एंगल, यह एंगल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं 2 सच रेज विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ, या फिर विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल, यानी 2 ऐसे रेज जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं तो उनके द्वारा एंगल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे 2 रेज जो एक ही कॉमन पॉइंट से निकलते हैं, तो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से ये निकल रहा है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। हाँ इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, यानी ये वर्टेक्स ओ कहलाएगा। बाकी ये जो दोनों रेज हैं इनको हम आर्म्स बोलते हैं या साइड बोलते हैं। इसको हम आर्म्स या साइड बोलेंगे, यानी पहला आर्म आपका हो जाएगा ओ ए और दूसरा आर्म हो जाएगा ओ बी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा एंगल्स क्या होते हैं। इसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है स्टूडेंट, मान लीजिए हमने ये एंगल ले लिया ओ पी क्यू, ये एंगल है, तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल का मतलब इस एंगल के अंदर जो पॉइंट है, जैसे यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो हम ए बी सी को बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी पॉइंट ए बी सी ये तीनों पॉइंट इंटीरियर ऑफ एन एंगल हो गए ना, जो पॉइंट एंगल के अंदर आएंगे। और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल का मतलब जो पॉइंट एंगल के बाहर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ओ यल यम है, हाँ तो ये एंगल है, तो इसके बाहर यहाँ एक पॉइंट सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, तो ये सभी पॉइंट कहाँ है? इस एंगल के बाहर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। तो इस तरह से सी डी और ई को आप एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे या एक्सटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। तो जो पॉइंट एंगल के अंदर है उसको हम इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं, और जो पॉइंट एंगल के बाहर है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये सभी टर्म्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट इन दिस वे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज टर्म्स, you can solve the questions very easily. I hope you can do yourself. So try and do yourself.